जब मैं रिवर्स चार्ज का बात करता हूं, आपको क्या ध्यान में आता है? पहले तो सबसे पहले ध्यान में आता है कि जो आदमी रिवर्स चार्ज में है वो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर बोलता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में। इनवॉइसिंग का चैप्टर बोलता है वो सेल्फ इनवॉइस इशू करेगा। आईटीसी का चैप्टर बोलता है रिवर्स चार्ज में कैश में देना होगा, फिर आईटीसी का बैलेंस बढ़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई बोलता है इसमें इनवॉइस पेमेंट विच एज अर्लियर नहीं होगा। इनवॉइस से 61st डे और पेमेंट विच एयर इज अर्लियर होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी आरसीएम को लेके कुछ बात सीखा था। कहां सीखा था? अलग अलग चैप्टर में। आरसीएम मतलब रेसिपिएंट हिमसेल्फ विल पे टैक्स। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में है वो। सेल्फ इनवॉइस इशू करेंगे हम अपने आप को। आरसीएम में पहले टैक्स भरना होगा, फिर आईटीसी क्लेम करेंगे, और ये इसका टाइम ऑफ सप्लाई है। इतना पहले लिखो। अगर नहीं लिखा हुआ है तो इतना पहले लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे, और लर्न करो जिसका लिखा हुआ है। ठीक है, सोचो इंश्योरेंस एजेंट है आप, ये क्लियर है? तब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप एक इंश्योरेंस एजेंट है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया पॉलिसी बेचने का। आप एक इंश्योरेंस एजेंट है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया पॉलिसी बेचने का। इंश्योरेंस कंपनी खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी भरेगा। ठीक है। रिकवरी एजेंट जब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी को सर्विस देता है बैड डेट रिकवरी का, तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी खुद जीएसटी देता है। सब जगह क्राइटेरिया है कि रेसिपिएंट शुड बी इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर रेसिपिएंट खुद इंडिया के बाहर है तो मोस्टली तो आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा, वैसे ही टैक्स नहीं लगेगा, और कहीं लगता भी है तो वो आप ही को फॉरवर्ड चार्ज में भरना पड़ेगा। कहीं लगता भी है तो वो आप ही को फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भरना पड़ेगा। आई एम आस्किंग यू, डू वी हैव क्लैरिटी? डू वी हैव क्लैरिटी? स्पॉन्सरशिप में रेसिपिएंट जीएसटी कब भरेगा? जब रेसिपिएंट खुद कंपनी या फर्म हो। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था कि स्पॉन्सर रुपया देता है, बदले में उसको स्पॉन्सरशिप सर्विस मिलता है। स्पॉन्सर इज ऑलवेज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। उसको एडवर्टीजमेंट या पब्लिसिटी सर्विसेज मिलता है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या हो रहा है? रिवर्स चार्ज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में रेसिपिएंट पहले टैक्स भरता है, फिर आईटीसी क्लेम करता है, और टाइम ऑफ सप्लाई उसका अलग है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। आई नो दिस मच। इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा, रिकवरी बैंक को दे रहा, इन सब में रेसिपिएंट देगा। मैंने एक सर्विस स्पॉन्सर किया, हु विल पे जीएसटी? सर्विस स्पॉन्सर में स्पॉन्सर खुद ही देगा,
स्पॉन्सरशिप सर्विस में, अगर वो खुद कंपनी या फर्म है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस मैं पहले 4-5 डिस्कस कर रहा हूं, कॉपी में सब लिखाया हुआ है। कॉपी में आप लोगों को जो लिखा है वो आप लोग देख देख के चलेंगे, समझ रहे मेरे बात को? रुको एक बार, हाँ पहले एक बार बोल देता हूं 4-5, फिर कहीं डाउट हो पूछो उसको, फिर 5 और डिस्कस करेंगे। विल प्रोसीड दिस वे, नॉट अ वास्ट चैप्टर। डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन पर कौन जीएसटी भरता है? सॉरी, इंपोर्ट पे, सॉरी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पहले बताओ। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर मैंने पर्सनल पर्पस के लिए किया है तब क्या होगा? तब क्या होगा? एग्जेम्प्ट है, जीएसटी का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया है तो मैं जीएसटी भरूंगा रिवर्स चार्ज में, ठीक है ना? यह बात ध्यान रहेगा। पर्सनल पर्पस एग्जेम्प्ट है और बिजनेस पर्पस टैक्सेबल है आरसीएम में। डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन पे कितना जीएसटी है? नहीं लगेगा, बिकॉज शेड्यूल 3 के हिसाब से वो सैलरी होने के कारण जीएसटी में है ही नहीं। और यहां सैलरी ब्रॉड टर्म है, यहां सैलरी में परक्विसिट्स, ग्रेचुइटी, रिट्रेंचमेंट सब कुछ आ जाता है, अलाउंसेस। लास्ट डे भी लिखाया हुआ है कि शेड्यूल 3 में ही लिखाया हुआ है कि उसमें परक्विसिट्स, रिट्रेंचमेंट, ग्रेचुइटी सब आता है। डायरेक्टर के बोर्ड मीटिंग फीस पे कंपनी जीएसटी भरेगा अंडर रिवर्स चार्ज। आई एम आस्किंग यू, डू वी हैव क्लैरिटी? बोलो, डू वी हैव क्लैरिटी? मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहला 5 देख लें, क्लैरिटी है क्या? कॉपी में सब लिखाया हुआ है, कॉपी से रिवाइज करें, अपने आप से इंटरेक्ट करें। ये चैप्टर्स बड़े नहीं है तो क्या संग में आदमी लर्न भी कर सकता है इसको। प्लीज प्रोसीड। So, do make sure you are following this well. Only if you say will proceed ahead. Only if you say will proceed ahead. Yes. What we are discussing is legal services. An arbitral tribunal. मैंने इसमें आपको बोला था लॉयर प्रैक्टिकली खुद जीएसटी कभी नहीं भरता है।
अगर उसने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका टर्नओवर पुराने साल का किससे ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या है डियर, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 40। लॉयर खुद जीएसटी कभी नहीं भरता है। अगर उसने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया है और उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा है तो वो रिवर्स चार्ज होगा, नहीं तो इट वुड बी एग्जेम्प्टेड। सोचो, लॉयर ने स्मॉल बिजनेस एंटिटी को दिया, क्या होगा, एग्जेम्प्ट। नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया, क्या होगा, एग्जेम्प्ट। और बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर सोचे लास्ट ईयर 40-50 लाख है, रिवर्स चार्ज। इंश्योरेंस कंपनी में कौन देगा, इंश्योरेंस एजेंट में इंश्योरेंस कंपनी, रिकवरी एजेंट में बैंक, स्पॉन्सरशिप में रेसिपिएंट मस्ट बी कंपनी और फर्म, इंपोर्ट में पर्सनल पर्पस है तो एग्जेम्प्ट है, बिजनेस पर्पस है तो रिवर्स चार्ज, डायरेक्टर में सैलरी है तो लगेगा ही नहीं, बोर्ड मीटिंग फीस है तो रिवर्स चार्ज। लॉयर का मैंने बता दिया। गवर्नमेंट सर्विसेज में ये नियम थे, गवर्नमेंट का पार्ट पोस्टल, एयरपोर्ट, रेंटिंग, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट का पार्ट फॉरवर्ड चार्ज में है। गवर्नमेंट का पार्ट फॉरवर्ड चार्ज में है, पोस्टल, एयरपोर्ट, रेंटिंग, ट्रांसपोर्ट, उसमें भी एक्सेप्शन है। रेंटिंग टू बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में है, रेंटिंग टू बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में है। रिक्वेस्ट यही है, रिवीजन देखा, क्लास में सुन लिया या घर में देखा, जो भी काम किया, संग संग में 2 चैप्टर आज सल्टा देना। लेकिन क्या खाली यहां से नहीं, पीछे के क्वेश्चंस पक्का ही करना। मेरा कर लेना, एक बार इंस्टीट्यूट का मैट भी देख लेना। क्वेश्चन जब आप करने लग जाओ तो समझना चैप्टर हुआ, नॉट अदरवाइज। गवर्नमेंट का पार्ट फॉरवर्ड चार्ज में, शॉर्ट फॉर्म था पार्ट, पोस्टल, एयरपोर्ट, रेंटिंग, ट्रांसपोर्ट का, उसमें भी एक्सेप्शन है, रेंटिंग बिजनेस एंटिटी का रिवर्स चार्ज में। गवर्नमेंट का पार्ट को छोड़ के जो अदर सर्विस है, कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी सर्विस, एनी अदर सर्विस रिवर्स चार्ज में है अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है। और एनी अदर केस में एग्जेम्प्ट है। कॉपी में सब लिखाया हुआ, आज बोलने से हो जाएगा, वापस लिखना नहीं है, कॉपी का ही देखो ना, लिखाया हुआ तो है ही। पार्ट फॉरवर्ड चार्ज, एनी अदर सर्विस, क्या रूल है, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख मैंने लिया ऐसे, 10, 20, 40 है पिछले साल का, तो रिवर्स चार्ज। और सोचो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर कम है या नॉन बिजनेस एंटिटी है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। और शॉर्ट फॉर्म से कराए हुए क्लासेस में तो मैं समझता हूं ऐसे बोलने से याद आ जा रहा होगा। ठीक है, आपने गवर्नमेंट से कंस्ट्रक्शन सर्विस लिया, क्या होगा, घर बना था, आप नॉन बिजनेस एंटिटी है, एग्जेम्प्ट। आप एक छोटा सा शॉप बनवाए और आपका स्मॉल बिजनेस एंटिटी है, एग्जेम्प्ट। लार्ज बिजनेस एंटिटी है, टैक्सेबल आप ही भरेंगे आरसीएम में, इसका लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सर्विस ब्लॉक क्रेडिट है। क्यों नहीं मिलेगा आईटीसी, कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस ब्लॉक क्रेडिट है। आर यू ओके, आर यू ओके? ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को एनपीए रिकवरी रिलेटेड एडवाइसेस दिया तो आरबीआई जीएसटी देगा रिवर्स चार्ज में। आपको यहां रुकना है 9 तक। रिवर्स चार्ज अलग ढंग से रिवीजन हो रहा है। पहले मन में याद करो, 9 फर्स्ट 9 याद है क्या? खाली याद है बोलने से नहीं होगा, ये पॉइंट्स भी याद है क्या?
शुरू वाले अगर याद हो तब हम लोग 10 से आगे बढ़ेंगे। मैं समझने का बात नहीं कर रहा हूं, याद होना चाहिए। घर में भी जो देख रहे हैं बैकअप कर, भगाना मत इसको। फर्स्ट 9 मेरे साथ लर्न कर लो, देन प्रोसीड अहेड। See, only if you say I will proceed ahead. Only if you say I will proceed ahead. Should we proceed? Sure बोलो. कॉपीराइट सर्विसेज रिवर्स चार्ज में इसमें क्या है, एक तो सेक्शन 13(1)(a) याद रखना। 13(1)(a) कॉपीराइट का ओरिजिनल वर्क्स को रिलेट करता है। मतलब ये आप ही का म्यूजिक था, आप ही का फोटोग्राफी था, आप ही का कोई आर्ट था, वॉट एवर यूज से। इसमें क्या है ना, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट, ये हमेशा रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को जीएसटी देना है। क्या हुआ, मैंने म्यूजिक कंपोज करके फिल्म प्रोड्यूसर को दे दिया कॉपीराइट, दे विल बी गिविंग मी रॉयल्टी। ये रॉयल्टी आरसीएम में उसी को टैक्स भरना है इस रॉयल्टी पर। नेचुरली
हम लोग का सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन है रिवर्स चार्ज का नोटिफाइड सर्विसेज। हम लोग का सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन है नोटिफाइड सर्विसेज। तो परमानेंट ट्रांसफर का तो बात चल रही नहीं है। डेफिनेटली दिस इज अ केस ऑफ टेम्पोररी ट्रांसफर। डेफिनेटली दिस इज अ केस ऑफ टेम्पोररी ट्रांसफर। श्योर है ये बात? हाँ, व्हाई नॉट अ केस ऑफ परमानेंट ट्रांसफर? क्योंकि सर्विसेज इज द हेडिंग, ये नोटिफाइड गुड्स नहीं है। परमानेंट ट्रांसफर इज गुड्स, टेम्पोररी ट्रांसफर इज सर्विस। आप फोटोग्राफर हैं, आपने कोई फोटोग्राफी जो है किसी मैगजीन में या किसी कंपनी को और वॉट एवर भी दिया, व्हाट विल हैपन? दे विल पे रिवर्स चार्ज ऑन द रॉयल्टी। उनका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जब आप इनवॉइस रेज किए वहां से 61st डे उन्होंने जब आपको पेमेंट किया विच इज अर्लियर, ऑफ कोर्स पेमेंट करके वाईटीसी भी लेंगे एंड सो ऑन। ऑथर जो है इसमें एक एक्सेप्शन है, वो भी है रिवर्स चार्ज में। एक्सेप्शन क्या है कि ऑथर हैज एन ऑप्शन, ही कैन पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज ऑन सच रॉयल्टी। इफ ही डज नॉट पे, द रेसिपिएंट विल पे। एक बात बताओ, मैं एक सप्लायर हूं, ऑथर हूं, वाई विल आई पे टैक्स? ये अंडरस्टैंड, मैं दे सकता हूं फॉरवर्ड चार्ज में, आप पब्लिशर है आप भी दे सकते हैं रिवर्स चार्ज में, और वाई शुड ऑथर पे? वो क्यों बोलेगा मैं दूंगा? क्या फर्क पड़ता है? मैंने एक किताब लिखा, आप पब्लिशर हैं, आपने उसका कॉपीराइट ले लिया, आप रॉयल्टी दे रहे हो मेरे को, बोला ऑथर भी दे सकता है आप भी दे सकते हैं। ऑथर देगा तो टैक्स भर रहा है आपसे कलेक्ट करके, तो उसको आईटीसी भी मिलेगा अपना। नहीं तो ऑथर के पर्सपेक्टिव से एग्जेम्प्ट हो गया, और एग्जेम्प्ट सप्लाई में आईटीसी मिलता नहीं है। थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट। देयर इज नो रश। टैक्सेबल सप्लाई में आईटीसी मिलता है, एग्जाम में मिलता नहीं है। अगर आप ही भरोगे रिवर्स चार्ज में, रेसिपिएंट को तो हमेशा आईटीसी मिलेगा। मैं चार्ज करूं या आप पॉकेट से भरें, आपको तो मिलना ही है, लेकिन सप्लायर को खुद भरेगा तो मिलेगा नहीं। सामने वाला भरेगा तो आपको आईटीसी क्यों देगा? वो क्यों मिलेगा? Tell me if this is not clear. Sure? अच्छा, एक बात बताओ, आप जब टैक्स भरते हैं रिवर्स चार्ज में, यू आर द रेसिपिएंट, वो आपके टर्नओवर में जुड़ता है, एग्रीगेट टर्नओवर में? नहीं जुड़ता है? श्योर? जीपीआरएस में पीआरएस परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, रेसिपिएंट के एग्रीगेट टर्नओवर में कभी नहीं जुड़ता है, ये सप्लायर के टर्नओवर में जुड़ता है। आपको टैक्स भरना है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करा के अलग बात है, लेकिन अगर मैं आपका एग्रीगेट टर्नओवर निकालूं तो जिसमें आप रिवर्स चार्ज में टैक्स भरते हैं वो आपका परचेजेज ही इनवर्ड सप्लाई आपके टर्नओवर में नहीं जुड़ता है, वो मेरे टर्नओवर में जुड़ेगा, सप्लायर के। प्लीज बताइए इफ नॉट क्लियर। You have to relate everything. पहले आप एक्सक्यूज ले सकते थे, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है इसमें। इंपोर्ट ऑफ वेसल रिवर्स चार्ज में है, इंपोर्ट ऑफ वेसल सर्विसेज, आई एम सॉरी, जीटीए। दिस वाज वन सर्विस जहां ऑप्शन है जीटीए खुद भी टैक्स भर सकता है, रेसिपिएंट भी भर सकता है। जीटीए अगर खुद भरेगा तो 12% नहीं है डियर, एप्लीकेबल रेट है। अमेंडमेंट आ गया, थोड़ा अमेंडमेंट क्लास देखे आप, बस ठीक है, वो रिवीजन पे हो जाएगा, वो कोई बात नहीं, भूल सकते उस पर नहीं है। नहीं, मेरा कंसर्न क्या है ना, मतलब स्टूडेंट पोस्टपोन कर देते हैं, वो काम नहीं होना चाहिए कभी भी। जीटीए खुद भरेगा तो 12% या एप्लीकेबल रेट फॉरवर्ड चार्ज में, सामने वाला भरेगा तो 5%। लेकिन सामने वाला तभी भरता है जब जीटीए बोले मैं नहीं दे रहा हूं, और सामने वाला शॉर्ट फॉर्म एफसीए एफसीएस होना चाहिए। एफ क्या है? फैक्ट्री फर्म। सी क्या है? कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। एस सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट।
सो ऑन। जीटीए खुद भरेगा तो 12, खुद नहीं भरा तो सामने वाला भरेगा, सामने वाला भरेगा तो 5। सामने वाला अगर अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट ही हो जाता था। बोल देना भाई, याद नहीं आएगा वो पार्ट फिर से समझा दूंगा। मैं रिपीट करता हूं क्योंकि इसको आपको कॉपी से ही देखना होगा और कॉपी में सब कराया हुआ है। रिवर्स चार्ज वॉज वन सच चैप्टर विच आई टोल्ड की कॉपी से करना है। जीटीए खुद देगा, पूरा चार्ट बनाया हुआ है, खुद देगा तो एप्लीकेबल रेट पर। हम लोग कॉपी में 12 लिखे थे लेकिन एप्लीकेबल रेट हो गया है। जीटीए बोला खुद नहीं दे रहा है, रेसिपिएंट भरेगा अगर वो एफसीए एफसीएस है, इनमें से कोई एक है, और इनमें से नहीं है, अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चेक करना, सिर्फ 10, 11, 12 चेक करना है। 1 to 9 हो गया आपका लर्न। 1 to 9 आपका लर्न हो चुका है। 10, 11, 12 समय देकर करो, कॉपी से करो, पूरा चार्ट वार्ट सब बनाया हुआ है। सेवन 7.2 हाँ। इसको मैं बाद में दिखा तो आप एक साथ कॉपी कर लेना। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं, आप उसको कॉपी करने का टाइम दूंगा मैं। बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को दिया, बैंकिंग कंपनी विल पे। बिजनेस फैसिलिटेटर है और ये करेस्पॉन्डेंट है। करेस्पॉन्डेंट के रोल्स और लार्ज होते हैं, उनके अंडर में और एजेंट्स होते हैं। तो एजेंट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को दिया, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये लोग रूरल एरियाज में देते हैं तो एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ा था कि एग्जेम्प्ट होता है। बिजनेस फैसिलिटेटर रूरल एरिया में दे रहा है, ऐसे ही एग्जेम्प्ट है। एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को दे रहा है, ऐसे ही एग्जेम्प्ट है। कैन वी प्रोसीड? आई एम आस्किंग यू, कैन वी प्रोसीड? सिक्योरिटी सर्विसेज में प्रोवाइडर कंपनी नहीं है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तब रिवर्स चार्ज है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, शर्त है प्रोवाइडर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। मैं जो बोल रहा हूं इसको केयरफुली सुनना।
दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू रेंटिंग। रेंटिंग में क्या, प्रोवाइडर कंपनी नहीं है और रेसिपिएंट कंपनी है। एक याद रहेगा तो दूसरा भी याद रहेगा। यहां रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, कुड बी कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, दैट्स नॉट द पॉइंट। दोनों में प्रोवाइडर कंपनी नहीं है। सिक्योरिटी में रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड, एंटिटी कौन सा है, कंपनी, फर्म, इससे मैटर नहीं करता है। और इसमें रेसिपिएंट शुड बी कंपनी। मैं रेकमेंड करता हूं एक याद रखना, दूसरा भी याद रहेगा फिर, ठीक है। याद है, दोनों में एक एक खास बात है। मोटर व्हीकल के रेंटिंग में, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पढ़ के क्या ध्यान में आता है कि रेसिपिएंट को इसका आईटीसी नहीं मिलता है क्योंकि ये ब्लॉक क्रेडिट है। मिल सकता अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो तो। अब मेरा बात सुनिएगा, एक सेकेंड। हाँ, इससे ध्यान में आया कि एक जगह इनकम टैक्स और जीएसटी मिलता है, उसको ले लें। आपके पास 10 लाख प्लस 2 लाख, जीएसटी 2 लाख लिया हूं, ऐसे 20% कोई रेट नहीं है, हाइपोथेटिकल। 12 लाख का गाड़ी है, 12 लाख का गाड़ी है, 10 लाख गाड़ी का कीमत, 2 लाख जीएसटी। हाँ, डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा? नहीं, ये कार है, मोटर कार इज अ ब्लॉक क्रेडिट, तो वहां वैसे ही आईटीसी नहीं मिलना है, तो यहां 12 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। कोई और एसेट होता तो 10 लाख पर डेप्रिसिएशन, 2 लाख का आईटीसी। कोई और एसेट होता तो 10 लाख का, सपोज प्लांट होता तो 10 लाख पे डेप्रिसिएशन, 2 लाख का आईटीसी। लेकिन कार ब्लॉक क्रेडिट है, क्योंकि कार ब्लॉक क्रेडिट है इसलिए आप डेप्रिसिएशन लेंगे 12 लाख पर और आईटीसी मिलेगा नहीं। इज इट डन? इज इट डन? कैन वी प्रोसीड अहेड? हाँ, सुनोगे मेरे बात को। एक याद रखो, दोनों में से सिक्योरिटी में क्या रूल है? प्रोवाइडर कंपनी नहीं है। इसमें भी वही रूल है, प्रोवाइडर कंपनी नहीं है। सिक्योरिटी में रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड और मोटर कार में कंपनी। एक याद रख लो, दूसरा याद रहेगा। मोटर कार में प्रोवाइडर के पास ऑप्शन है जीएसटी पे करने का। 3 जगह ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑथर, जीटीए एंड मोटर कार। ऑथर, जीटीए, मोटर कार, यहां ऑप्शन दिया जा रहा है जीएसटी पे करने का फॉरवर्ड चार्ज में। तो इसमें ऑप्शन है, ये इसका खास बात है। सिक्योरिटी का खास बात क्या है? सिक्योरिटी का खास बात है प्रोवाइडर कंपनी नहीं है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तब रिवर्स चार्ज है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर रेसिपिएंट कॉम्पोजिशन स्कीम में है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसने टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस होता है, जीएसटी में भी टीडीएस है, वो सीएमए सीएस को मैंने करवा दिया है, सीएमए है नहीं इंटर में। इसमें भी टीडीएस है, तो प्रोवाइडर कंपनी है, नहीं है, सॉरी, कॉपी में तो लिखाया वही है। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, रिवर्स चार्ज नहीं होगा अगर रेसिपिएंट कॉम्पोजिशन स्कीम में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसने टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है। ऐसे केस में वापस फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। सिक्योरिटी बताओ, प्रोवाइडर कंपनी है, रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड। इसमें रजिस्टर्ड क्राइटेरिया, तो उसमें कंपनी का क्राइटेरिया होगा। दोनों का एक एक खास बात है। इसका खास बात बताओ कि नॉर्मली ऐसे रिवर्स चार्ज होता है, लेकिन कब रिवर्स चार्ज नहीं होता है?
जब रेसिपिएंट कॉम्पोजिशन में हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जिसने टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसमें खास बात क्या है, सप्लायर के पास ऑप्शन है, वो खुद भी जीएसटी भर सकता है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। 16 एंड 17 रीड करो। सपोज लैंड ओनर आपके पास आता है, 16 और 17 डिस्कस करो। आई एम सॉरी, पुट इट दिस वे, यू आर द लैंड ओनर एंड आई एम द बिल्डर। तो मैं आपके पास सपोज आता हूं, मैं बोलता हूं ये लैंड मेरे को चाहिए, आप मेरे को लैंड सेल कर देते हैं। कौन भरेगा जीएसटी? कौन भरेगा? सेल ऑफ लैंड पे जीएसटी ही नहीं है शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो कोई भरेगा ही नहीं, कोई भरेगा ही नहीं। सेल ऑफ लैंड पे जीएसटी नहीं है शेड्यूल 3 के हिसाब से। लैंड के सेल पे नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म लीज पर है, डेवलपमेंट राइट पर है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स मतलब लैंड का रेशियो, उस पर कितना फ्लोर बन सकता है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स, कितने साइज के लैंड पर 5 तल्ला बन सकता है कि 10 तल्ला बन सकता है। आप क्या किए, आप लैंड ओनर है, एक बिल्डर आपके पास आया, लैंड बेच दिए, जीएसटी लगेगा नहीं। सिचुएशन 2, आप लैंड बेचे नहीं, आपने कहा लीज ले ले 100 साल का, 99 ईयर्स का। आपने कहा डेवलपमेंट का अधिकार ले ले, फ्लोर स्पेस इंडेक्स ले ले, हो गया। बिल्डर क्या कर रहा है? बिल्डर उस पर बिल्डिंग बना रहा है, 50 फ्लैट होंगे और 25 फ्लैट आपको मिलेगा। इस पे बिल्डर जीएसटी भरेगा। अगर आपने लैंड बेचा है तो जीएसटी नहीं है, लेकिन लैंड का डेवलपमेंट राइट दिया, लीज दिया, फ्लोर स्पेस इंडेक्स दिया, और बिल्डर आपको 2 करोड़ देता है कैश में मॉनिटरी, और 25 फ्लैट देता है जिसका 10 करोड़ कीमत है, तो 12 करोड़ पर जीएसटी प्रमोटर देगा रिवर्स चार्ज में। आर यू ओके? ये उल्टा है कंस्ट्रक्शन सर्विस से। पहले जो सिखाया था वो कंस्ट्रक्शन सर्विस था, उसमें बिल्डर हिमसेल्फ इज द सप्लायर, वो खुद कंस्ट्रक्शन सर्विस लोगों को दे रहा है। कंस्ट्रक्शन सर्विस में उसमें जीएसटी लगता है जिसमें कंस्ट्रक्शन स्टेज में एडवांस मिला हो। बैठो 4-5 घंटा लगातार क्वेश्चंस करो,
3 4 5 दिन मिस्टेक्स होने दो, हर मिस्टेक को पीछे नोट करो। जिस दिन इनकम टैक्स का वॉल्यूम 2 आरटीपीज डेली बेसिस पे बनाने लग जाओगे, मेरा जो वॉल्यूम 2 है पूरा सब्जेक्ट ऐसे ही रिवाइज रहेगा, अलग अलग रिवीजन का दरकार ही नहीं पड़ेगा। और क्लास 50 से 60 सीएसईएमए के लिए 49 to 60, दिस इज इनकम टैक्स का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, वो कोई कभी ना छोड़े, क्योंकि उसी में सब हेड्स ऑफ इनकम वगैरह सब कुछ एक साथ आता है। हैविंग सेड दिस, मेरे को फिर से बोलो क्या हो रहा है। सर इट इज लाइक दिस कि कंस्ट्रक्शन सर्विस पे तो प्रमोटर जीएसटी, बिल्डर जीएसटी देता ही है, फॉरवर्ड चार्ज में वो खुद ही सर्विस दे रहा है, जितने फ्लैट में एडवांस मिला उस पे देता है। यहां पे वो कंस्ट्रक्शन सर्विस नहीं दे रहा है, लैंड का डेवलपमेंट राइट ले रहा है, बदले में फ्लैट दे रहा है, तो उस फ्लैट का जो कीमत है और मॉनिटरी कंसिडरेशन है उस पे जीएसटी देगा। कब देगा? रिवर्स चार्ज देगा। नॉर्मली रिवर्स चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस से 61st डे और पेमेंट का डेट विच इज अर्लियर होता है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, यहां रिवर्स चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई है जब ये बिल्डिंग बन जाएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। 4.4 ठीक है, डन। आर यू ओके? आर यू ओके? 25 फ्लैट में से 5 फ्लैट कंस्ट्रक्शन स्टेज में बिक गया, प्रमोटर उसमें जीएसटी नहीं देगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन से उल्टा है हर जगह, कंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड चार्ज में, लैंड का डेवलपमेंट चार्ज, डेवलपमेंट रिवर्स चार्ज में। कंस्ट्रक्शन में उसी में जीएसटी देते हैं जो कंस्ट्रक्शन स्टेज में बिके, और इसमें उसी में जीएसटी नहीं देते हैं जो कंस्ट्रक्शन स्टेज में बिके। टेक योर टाइम, कॉपी में सब लिखाया हुआ है, देखो इसको, हड़बड़ी मत करना। कॉपी से पढ़ें इसको एक बार, क्लैरिटी ना हो तो बोलिएगा।
Can we proceed? I'm asking you, can we proceed? See, what you need to understand, मान लीजिए सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, ये जनरल क्वेश्चन है, कैसे लगेगा जीएसटी? नहीं लगेगा, वो देगा नहीं। और आप क्यों देंगे? आप तभी देंगे अगर वो नोटिफाइड केस है तो। क्या मैंने बोला ये इंश्योरेंस सर्विस है? क्या मैंने बोला ये इंपोर्ट है? ना। हाँ, इंपोर्ट होता तो ये देगा रिवर्स चार्ज में, डायरेक्टर का बोर्ड मीटिंग फीस है, देगा रिवर्स चार्ज में। सिंपली अनरजिस्टर्ड और ये रजिस्टर्ड है, क्यों देगा जीएसटी है रिवर्स चार्ज में? रिवर्स चार्ज हमेशा नहीं है, नोटिफाइड केसेस में है। इज इट डन? इज इट डन? स्टॉक लेंडिंग। स्टॉक लेंडिंग क्या हुआ? आपने बिना रिलायंस का शेयर हुए 2500 रुपया में शेयर बेच दिया। मैंने कहा क्या करते हो? पर शेयर नहीं है, शेयर बेच दिया रिलायंस का। बोला सर इवनिंग तक दाम गिरेगा, मैं खरीद लूंगा। लोग क्या करते हैं? शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल में क्या होता है? तुम्हारे पास शेयर नहीं है, तुम 2500 रुपया में बेचा, शाम तक 2200 हो गया, तुम खरीद लिया। तो बेचा 2500 में पहले, खरीदा बाद में 2200 में, तो 300 का मुनाफा। सही है ये। लेकिन इवनिंग तक दाम बढ़ गया, तो अब आप खरीदेंगे तो 300 का नुकसान हो जाएगा। तो आप मेरे पास आए, बोले साहब मैंने शॉर्ट सेल कर दिया, मेरे पास शेयर्स नहीं थे, फिर भी 2500 में बेच दिया। मैंने कहा खरीद लो मार्केट से। बोले सर खरीदे क्या? दाम तो 2800 हो चुका है, नुकसान हो जाएगा। तो मैंने आपको शेयर्स का लोन दिया। मेरे पास रिलायंस का शेयर्स था 100, मैंने 100 शेयर लोन पे दे दिया, उधारी में दे दिया। आप एक बार जिसको बेचे थे उसको डिलीवरी दे दी है, हो गया। नेचुरली आपने शेयर का लोन लिया तो शेयर वापस करेंगे, कब करेंगे? दाम नीचे आ रहा है, खरीद करके मेरे को वापस दे देंगे। कुछ दिन बाद 2300 रुपया हुआ, खरीद करके शेयर बाजार में से मेरे को शेयर पकड़ा दिया। मैंने शेयर का लोन दिया, शेयर वापस घर में आ गया। लेकिन आप लोन लिए शेयर का, वापस कितना दिन बाद दिए मेरे को? 20 दिन। मैंने कहा ब्याज तो दो। स्टॉक लेंडिंग में इंटरेस्ट लगता है। नॉर्मली इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं है, लेकिन स्टॉक लेंडिंग इंटरेस्ट पे या स्टॉक लेंडिंग फीस पे जीएसटी है। स्टॉक लेंडिंग फीस पे जीएसटी है, रेसिपिएंट को ही जीएसटी भरना पड़ता है रिवर्स चार्ज में। स्टॉक लेंडिंग में आप शेयर्स का लोन देते हैं किसी को, ड्यू कोर्स में वो शेयर वापस कर देगा आपको, लेकिन शेयर जब वापस करेगा तो इंटरेस्ट तो देगा मेरे को इतना दिन का, विद इंटरेस्ट वापस किया। तो ये जो लेंडिंग फीस या इंटरेस्ट दे रहा है, इस पे बोरोअर को ही जीएसटी भरना है रिवर्स चार्ज में। देख लेना भाई, क्लैरिटी है ना? वो था 9493 में आ रहे हैं। 93 में रिवर्स चार्ज में ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही टॉपिक है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में प्रमोटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि कम से कम 80% माल, गुड्स और सर्विसेज, लेबर, आर्किटेक्ट, आयरन स्टील, ब्रिक्स, सीमेंट, 80% माल वो रजिस्टर्ड आदमी से खरीदे। आपने 130 का परचेज किया, 130 में लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, डीजल, पेट्रोल, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, डीजल, पेट्रोल,
ये सब है 30, इलेक्ट्रिसिटी 30, उसको हटा दोगे पहले। इसको हटाओगे 3 को, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल पेट्रोल और लीज ऑफ लैंड। कितना बचा? 100। आपको 80 कम से कम रजिस्टर्ड आदमी से खरीदना है। अगर शॉर्टफॉल हुआ तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना होगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्रमोटर ने इनपुट सर्विस खरीदा। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में क्या होता है? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आप जितना भी परचेज करेंगे उसका 80% आपको रजिस्टर्ड से ही खरीदना होगा। हड़बड़ी नहीं है, पहले सुनो 5 मिनट। एक्चुअली आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, 10-12 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको जो सप्लाई करेगा वो उसका टर्नओवर 20 लाख के नीचे होगा क्या? एक एक प्रोजेक्ट ही 10-10 करोड़ के, 20-20 करोड़ के, और आपको जो सप्लाई कर रहा है उसका टर्नओवर 20 लाख के नीचे नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला रियल एस्टेट में तुम लोग जिससे खरीदोगे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। पूरा नहीं बोला, 80%। यानी अनरजिस्टर्ड से कितना खरीद सकते हैं आप? 20। अगर आप अनरजिस्टर्ड से 25 खरीदते हैं, खरीदना था 20, खरीदे कितना? 5 पर आप ही को टैक्स भरना पड़ेगा। हड़बड़ी नहीं है। सिक्योरिटी बताओ। सप्लायर कंपनी नहीं है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, सप्लायर कंपनी नहीं है, रेसिपिएंट कंपनी है। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड में प्रमोटर जीएसटी भरेगा रिवर्स चार्ज में, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब। और जो फ्लैट बिक जाएगा एग्जेम्पशन है। कंस्ट्रक्शन का उल्टा, आपने शेयर लोन दिया, मैं जब शेयर वापस करूंगा लेंडिंग फीस पे रिवर्स चार्ज में मैं टैक्स भरूंगा। कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं करना है, उस थ्योरी में भी नहीं जाना है, खाली इसको पहले चेक करो। So, I'm telling you this much. डेवलपमेंट राइट, डीजल पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दो, 30 को छोड़ा, 100 में रजिस्टर्ड से कितना खरीदना था? 80। रजिस्टर्ड से कितना खरीदा? 50। शॉर्टफॉल है 30 का। जो 30 का शॉर्टफॉल है उस पर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। जितना सीमेंट खरीदोगे उस पर 28, बैलेंस पे 18। देयर इज नो रश। आप अनरजिस्टर्ड से 20 खरीद सकते थे, अनरजिस्टर्ड से 50 खरीदा। कितना खरीदा ज्यादा? 30 पे रिवर्स चार्ज टैक्स दो। सीमेंट पर 15 का 28, रेस्ट पर 18। मान लो आप 80% खरीदते रजिस्टर्ड से और इससे 20, ठीक था? ऐसे ठीक था, लेकिन सीमेंट रजिस्टर्ड में ही आना चाहिए। सीमेंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो आंख बंद करके उस पर 28 लगा देना। ये क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 है। आप इसमें थोड़ा समय दो, मैं बोल रहा हूं। 4 और 5 दोनों का सॉल्यूशन देखो पीछे। हड़बड़ी मत करना, थ्योरी बाद में पढ़ना। पहले इलस्ट्रेशन में आ जाओ, फिर थ्योरी देखना, क्योंकि थ्योरी एक बार समझा चुका हूं, इसलिए बोल रहा हूं बाद में पढ़ने से हो जाएगा। अब मैं वापस बोलूंगा ना, क्यों चिंता कर रहे हो? देखो ना, पहले 4 का सॉल्यूशन देख लो। 4 पीछे सॉल्व किया हुआ है।
आप लो समय, मैं यहां पे हूं ना, समझाऊंगा फिर से, क्या दिक्कत है। खाली क्वेश्चन 4 और सॉल्यूशन स्टडी करो, जब तक 4 क्लियर नहीं होगा 5 नहीं हो सकता है। प्लीज टेल मी, 4 बोलोगे क्लियर है तभी 5 डिस्कस करूंगा। हाँ, 4 क्लियर है। 5 क्या है? 20, 6 अनरजिस्टर्ड से, 20 रजिस्टर्ड से, फिर 40, फिर से रजिस्टर्ड से। हाँ, रजिस्टर्ड से कितना होना चाहिए था? 32, 40 का 80% है कितना रजिस्टर्ड से? 34। तो हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो 80 है ना रजिस्टर्ड से, सीमेंट उसी में फॉल करना चाहिए। सीमेंट अनरजिस्टर्ड से होने से ही 28 लगेगा। लॉजिकल बात है, सीमेंट का बिजनेस करते हो और टर्नओवर सप्लायर बताता है 20 लाख के नीचे, संभव है क्या? सीमेंट बेचता है तुम, बिल्डर्स वगैरह को, कहां टर्नओवर 20 के नीचे होगा? सब कच्चे का काम कर रहा है, इसीलिए। ठीक है ना। कैपिटल गुड्स आप रजिस्टर्ड से ही खरीदोगे। अगर आप कोई भी कैपिटल गुड्स, अच्छा पहले इसका थ्योरी पढ़ना, पढ़ लो भले ही। ओके, सो आई एम टेलिंग यू दिस मच कि ये तो इनपुट सर्विस का हो गया। कैपिटल गुड्स केवल रजिस्टर्ड से खरीदोगे, कैपिटल गुड्स जैसे ही अनरजिस्टर्ड से करोगे एप्लीकेबल रेट पे टैक्स भर देना। कैपिटल गुड्स जैसे ही अनरजिस्टर्ड से खरीदोगे, एक मशीन खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा अनरजिस्टर्ड से, आपको भरना ही पड़ेगा। इसमें 80 का नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऑल कैपिटल गुड्स प्रमोटर हैज टू परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड से खरीदने से ही रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी ऑल। थैंक यू। क्वेश्चंस पीछे का प्रैक्टिस करिए। 2 more entries are there in reverse charge. One is रेसिडेंशियल हाउस, कोई भी पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो वो रिवर्स चार्ज है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो वो रिवर्स चार्ज है। ये दो थोड़ा सा आप देख लेंगे।